राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 में आपका स्वागत है। संजीव झा जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भाजपा का तो है ही, अभी इसके ऊपर आप लोग बहुत एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर स्टेट में इसके ऊपर काम कर रही है। क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत का? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक मोदी जी की और पूरी भाजपा की परिकल्पना थी कि किस प्रकार हम अपनी संस्कृति और अपने आप को संरक्षित करके विभिन्न प्रदेशों के बीच में एक पुल बनाए, एक रास्ता बनाए, जिससे कि संस्कृति का और अच्छी चीज़ों का आपस में आदान प्रदान हो सके। और उसी माध्यम से कहीं भी कोई जहाँ भी रहने वाला है, जैसे कि बिहार के लोग बंगाल में मिलेंगे आपको, बंगाल के लोग दिल्ली में मिलेंगे आपको, दिल्ली के लोग तमिलनाडु में मिलेंगे आपको, तो वहाँ पर एक संपूर्ण भारत, जैसे हम किसी एक माला को बनाने के लिए विभिन्न मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं, तो यह इसी प्रकार की परिकल्पना है जो कि 21 अक्टूबर 2015 में शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से उसका सांस्कृतिक विकास, उसका कल्चर, उसका आप कह सकते हैं कि जो खूबी है उस स्टेट की, एक माला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक भी और धरोहर जो सांस्कृतिक है, समाज है, लोगों की सोच है, उन सबको एक साथ जोड़ने की, लोगों पे सबका साथ एक और विकास की बात को जो है एक तरह से बाला को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जब चुनाव आती है तभी उसमें शुरुआत कर देते हैं आप? नहीं। जैसे बिहार में चुनाव, बंगाल में चुनाव है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरुआत कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब मैंने जैसा को बताया कि ये प्रत्येक स्टेट को, भारत कोई भी स्टेट पीछे ना रहे, वो एक विकसित स्टेट बने। तो कब होगा? जब सबके बीच में ट्रेड होगा, जब भाषा का आदान प्रदान होगा, तभी आप विकसित हो सकते हैं ना। जब आपके बारे में वो जानेंगे, आप किसी भी स्टेट का, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश आज से 8 वर्ष पूर्व किस नाम से जाना जाता था, ये आप भी जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाता, आप भी जानते हैं इसको। तो उसका क्या कारण है? उसका ये कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश में हमने तमिलनाडु से भी, और हमने कन्याकुमारी से भी, और हमने कश्मीर से भी, हमने हर जगह से लोगों को जोड़ने का काम किया। हमने उनके साथ ट्रेड किया, हमने उसको हब बनाने का काम किया। और आप देखेंगे कि आज हर स्टेट में एक छवि, तो इसी प्रकार सभी स्टेट कैसे आगे बढ़े, तो वो तभी होगा जब हमारा भारत एक दिशा में एकता के साथ, अखंडता के साथ आगे बढ़ेगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ चुनाव ही नहीं है, लेकिन चुनाव, अब जैसे आपका चुनाव, तो अभी जो चुनाव है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब ये है कि जिस प्रकार से भाजपा शासित प्रदेशों में आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, विकास कर रही है, ऐसे ही कोई प्रदेश छूट ना जाए, तो इसके लिए हमने इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमने इसको भी लिया है, जोड़ने का प्रयास किया। बिहार में चुनाव आ रहा है, पिछले 15 सालों के साथ किसी न किसी तरीके से थोड़ा मोड़ा ही भाजपा साथ में रही है। तो चाहे कुछ भी हो, गलत और सही, दोनों की जिम्मेदारी तो भाजपा की होगी। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार उससे ज्यादा हो रहा है। क्या भाजपा की नजर है? बिल्कुल। उसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, आपने खुद ही कह दिया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूर्ण बहुमत से वहां पर नहीं आएगी। और एक संधि के तहत, एक गठबंधन के तहत हम जितना दबाव बना सकते हैं, हम जितना कार्य कर सकते हैं और जितना सहयोग कर सकते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं छोटी सी बात से उदाहरण करूंगा, और ये आज से नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो समग्र विकास को लेकर, जहां आपको रोड तक नहीं मिलती थी, बिजली पानी छोड़ दीजिए, जहां शिक्षा का अभाव था, पलायन अपने मतलब चरम पे था, उस टाइम पर वाजपेयी जी के आने के बाद से आपने देखा, जब कोशी परियोजना आपने देखी कि 24 मतलब बाढ़ ऐसा करती थी बिहार में, हर साल उजाड़ती थी, हर साल हम बसते थे, फिर हर साल आती थी, हम उजड़ते थे, फिर हम बसते थे। तो मैथिली बहुत पुरानी भाषा, जिसकी अपनी लिपि है, उसको अनुसूची में स्थान देना, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपके घर घर तक, एक कोने के घर तक भी आरसीसी की रोड जाना, ये आप खुद अनुभव करते होंगे अगर आप बिहार जाते होंगे। तो बिजली, जो पता ही नहीं था कि ट्रांसफार्मर गांव में है कि नहीं, आज आप देखते हैं कि बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है वहाँ पर।
कम से कम मैं कहता हूँ 18 से 20 घंटे लाइट रहती है वहां पर। जो अपराध रातों रात, कहना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की बिटिया की शादी में शोरूम के शोरूम खाली हो जाते थे, उद्योगपति भागने पर मजबूर हो जाते थे, आज क्या वो सीन है? जो भ्रष्टाचार आज आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूं, मानता हूं कहीं ना कहीं हो सकता है, होगा, लेकिन हम सतत प्रयास में हैं कि उसको हम कैसे कम करें, कैसे उसको हटाएं। भाजपा इसके लिए पूरे प्रयास में है, लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में और बिहार भ्रष्टाचार वो आपने यूं देखा है। आप अपने बेटे को रात को 11 बजे, दिन को 11 बजे स्कूल अकेले नहीं जाने देते थे, उसे लाने के लिए एक व्यक्ति जाता था, उसे पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति जाता था। क्यों, ऐसा क्यों था? अपहरण, तमाम अधिकारियों को भागना, तो बहुत ज्यादा वो था। तो ऐसा बिहार जब इतना बदला है, तो निश्चित रूप से हम यही प्रयास में हैं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को कैसे विकसित बनाएं। तो उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा दिया है कि हमें ये काम करना है। बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मूव हो गई अचानक, जिसके ऊपर में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आखिर क्यों? देखिए, सेंसस होना था। आपकी लास्ट ये मजबूरी क्यों? आपकी लास्ट जनगणना कब हुई थी? सही टाइम था, ये कोई चुनाव है इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। चुनाव से पहले ही सही फैसला क्यों हो जाती है? चुनाव से पहले सही फैसला कहाँ है? टाइम लेट चल रहा था ऑलरेडी। अच्छा, लेट चल रहा था, ऑलरेडी लेट चल रहा था। हमने उसको कहा हम करेंगे, और मैं कहता हूं ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे मास्टर स्ट्रोक? ऐसे है कि इस जातिगत जनगणना से आप ये देख पाएंगे कि हमें भारत की एक्चुअल स्थिति का पता चल पाएगा कि हम किस प्रकार से, कौन सा वर्ग कमजोर है, कौन सा वर्ग शक्तिशाली है, किसको क्या मिलना चाहिए। जिसको आप सबसे बड़ी ताकत कह रहे हैं, सबसे अच्छी बातें कह रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी न साबित हो जाए। क्यों? अभी आपने जब जातिगत जनगणना की बात की है, इसमें आरक्षण भी आएगा, प्राइवेट क्षेत्र में भी आएगा, ये माहौल खराब कर सकता है, ये स्थिति बहुत गंभीर भी हो सकती है। कभी आपने सोचा इस बारे में? देखिए, आप तमाम न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, आप तमाम पत्रिकाएं उठा के देख लीजिए, और जिस प्रकार से सेंसस हम कराने जा रहे हैं, हम दोनों सेंसस करवा रहे हैं, हम गणना भी करवा रहे हैं और जातिगत जनगणना भी साथ में करवा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम वन नेशन वन इलेक्शन भी साथ में लाएंगे। ठीक है। इन तीनों चीजों का आप देखिए, इन तीनों चीजों का फायदा आप देखिए, तीनों को जोड़ने के बाद, हाँ, आप इनका फायदा देखिए। हमें कहीं से कहीं तक नुकसान, क्या नुकसान है? क्या हमको नहीं पता कि हम कितने % हैं, लेकिन उसके अगर पूरा आंकड़ा आपके पास आ जाए तो क्या बुराई है? बख्शी जब मांगेंगे भाई इसके जो जितना है उस तरह उसका हक दो, आरक्षण के तौर पर में, प्राइवेट में, शिक्षा में, प्राइवेट नौकरी में, वो कैसे करना, वो भी करना पड़ेगा। देखिए, आरक्षण सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश है कि इससे ऊपर आप आरक्षण नहीं पा सकते। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अब मान लीजिए जातिगत जनगणना में, मान लीजिए कि एसटी समाज ले लिए, हम देखेंगे कि आपको जितने तमाम अधिकारी जिनका इससे लाभ हुआ है, वो आपको ज्यादातर मीना समुदाय से मिलेंगे। तो क्या सिर्फ वही एस्टिमेट है? क्या सिर्फ वही आदिवासी थे? झारखंड में तमाम है। जब अभी जनगणना कर लेंगे तो आप उसी सिस्टम में जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। इसी सिस्टम में ही वो देखा जाएगा। आज अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ खास लोग ही उसका फायदा ले पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी जनजाति से आते हैं परंतु उसका लाभ नहीं ले पा रहे। जब उनकी संख्या आपको चलेगी तो उसी लाभ में से हम उनको भी लाभ देंगे, हम किसी को छीनेंगे नहीं। आप लाभ देना, हम सबको बराबर देना चाहते हैं, हमारा सिर्फ ये मकसद है। देखिए, विपक्ष किस प्रकार करती, क्या कहती, आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, भाई 2004 से 14 तक कौन था, आपने क्यों नहीं करा लिया आपने? आज आप बोल रहे हो कि ठीक है। आज जब मोदी जी ने इसको सामने पटल पे लाने का प्रयास किया तो राहुल जी कहते हैं मैंने करवा दिया, मैंने भाषण दिया। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई, अच्छा, अगर ये बुरा होता तो तमाम ये विपक्ष के नेता इसकी बुराई करते ना। नहीं, वो तो आप जिसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं वो तो उसको वही मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उन्होंने उसको गलत दिशा के साथ चलाने का प्रयास किया और हम उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं। वो तो चलाएंगे, वो तो अभी चलाएंगे। हाँ, लेकिन हमको सही दिशा में ले जा रहे हैं। वो अभी कह रहे हैं कि अब हम आरक्षण लेंगे, वो तो बोल रहे हैं, राहुल जी का बयान आया है। देखिए, वो तो ये भी बोलते थे एक लाल किताब हाथ में लेके कि संविधान खतरे में है। नहीं, संविधान तो लाल है ही नहीं, संविधान ठीक है, का होता है। उनको ये नहीं पता कि वो लाल किताब है
वो संविधान किताब नहीं थी, वो उनके काले लाल चिट्ठों की किताब थी, जो उन्होंने देश को भ्रमित करने का काम किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि बार बार ये विपक्षी पार्टियां देश में एक साथ चलने की बजाय देश के लोगों को गुमराह करने की बात करती हैं, उन्हें विचलित करने की बात करती हैं, बार बार बांटने का प्रयास करती हैं, वो इस स्ट्रोक से सब खत्म हो जाएगा। चलिए आखिरी बात, एक बात और पूछ लो आपसे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बिहार चुनाव दौरे में जाना कहीं ना कहीं आपको सस्पेंशन मतलब सही लगा है? लोगों के अंदर ये चीज है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ देश के ऊपर, उस वक्त कम से कम मोदी जी को, ठीक है विदेश से वापस आए, विदेश से वापस आकर के उनको कुछ ना कुछ संबोधन उनका देना चाहिए था, जबकि वो चुनाव के लिए चले गए। क्या ये सही है? यहाँ मुझे लगता है बहुत बड़ी लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोग भ्रम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा पे थे वो, उन्होंने उस कार्यक्रम को बीच में रद्द किया। यह कार्यक्रम आज से नहीं 2 महीने पहले से तय था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, और जिस जगह पर हुआ मिथिला की भूमि पर जहाँ का कार्यक्रम तय था, वहाँ पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था कि आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी इतना बड़ा पंडाल नहीं लगा। आपको बताना चाहूंगा मैं कि 1 लाख तो सिर्फ कुर्सियां बिछाई गई थी वहां पर। बात उपलब्धि की नहीं है, नहीं मैं बात समय की बता रहा हूं मैं। क्या इतने लोगों को मोदी जी का जवाब देना उचित नहीं था? बिल्कुल। गांधी जी चंपारण से स्टार्ट करते हैं तो वह एक बड़ी बात हो जाती है, और अगर बिहार की धरती से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना उचित समझा, विपक्ष तो सवाल करेगा, उनका काम है, विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष ये कहेगा, और उनको अधिकार भी है कि जब देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तो मोदी जी को चुनाव के लिए कम से कम चुनाव प्रचार। देखिए आप पूरा भाषण सुन लीजिए मोदी जी का उस दिन का। हाँ, भाषण सही है, पूरा पूरा भाषण, कहीं भी उसमें चुनाव या कहीं वहां पे वोट बैंक की बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वहां पर करीबन नहीं कुछ तो 2.5 से 3 लाख लोगों के साथ मुखातिब होके पाकिस्तान को संदेश देने का काम किया। ये वही धरती थी जहां से जेपी ने आंदोलन शुरू किया था, ये वही धरती है जहां से बदलाव शुरू होता है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये वही अपनी बात बोलकर आए हैं, और आप देखिएगा, आप देख ही रहे हैं आप, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर के आवाम कश्मीरियत के लिए भारत के साथ खड़े हुए, वो मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हुए। पहली बार आपको देखा होगा कि वो सेना पे पत्थर नहीं मार रहे और सेना के सहयोग में खड़े हुए। पहली बार आपने देखा होगा कि बम से उनके घरों को जिन्होंने उनका सहयोग किया था वो उड़ा दिया गया। एनआईए कंटिन्यूस काम को लगी हुई है, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री कंटिन्यू दौरा कर रहे हैं, हमारे मोदी कंटिन्यू डेली बैठक कर रहे हैं। और आप सोचिए कि कोई युद्ध करना, हमला कर देना, सर्जिकल स्ट्राइक कोई आसान चीज नहीं है। नहीं। आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आपके साथ सिर्फ पाकिस्तान के साथ की लड़ाई नहीं होगी। फ्री हैंड तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है सेना को, बिल्कुल तो बोल दिया है, लेकिन ये सब प्लानिंग के तहत होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। वहाँ पे तमाम गांव हैं, उन्हें आपको इवैक्यूएट कराना, सुरक्षित करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बात करना, हमारी कहावत है कि जितना हाथ टेबल पे चलता है ना, उतना तबले पे नहीं चलता है। जिनको डिसीजन लेना होता है उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, और देश के सारी कृमि जितने विद्वान हैं वो इस चीज में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का तो नाश निश्चित है। नाश या सर्वनाश? आप देख, नाश संपूर्ण समूल नाश होना निश्चित है, और वो उसकी खुद की हरकतों की वजह से होना है। हाँ। सिर्फ भारत स्ट्रेटेजी तय करेगा, सर्वनाश पाकिस्तान का अपने आप निश्चित रूप से होगा। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आने वाले 4-5 दिनों में, अब बीते हुए 5-6 दिनों में जो भी एक्शन लिए गए हैं, अगर आप उसकी पूरी एक समरी तैयार करें तो आपको लगेगा कि हमने इतना कुछ कर दिया कि वरना पाकिस्तान इतना हलाहल में आके इंटरव्यूज और इतने बेवकूफी भरे बयान नहीं देता। कहीं ना कहीं डर है उसको, डर तो है, बिल्कुल तो है। लेकिन वो एक नंगा देश है, एक कंगाल देश है। भारत एक संपन्न देश था, संपन्नता की तरफ, विकास की तरफ बढ़ता हुआ देश है। हमें ये सोचना है कि उनको क्या नुकसान होगा, हमें क्या नुकसान होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन आतंकवादियों को भी, या पाकिस्तान को भी, देश की जनता को भी? आतंकवादियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा
कि जिन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्य किया है वह आज नहीं तो कल बख्शे नहीं जाएंगे। उनके साथ ऐसा कृत होगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं उनके जो आका हैं, जो इनको फाइनेंशियल एड देते हैं, जो उनको मदद करते हैं, उनका भी इनके साथ में आप देखेंगे कि संपूर्ण नाश। क्या ये देश के बाहर ही होगा या देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनके देश के अंदर आपने देख ही लिया, आज तक नहीं पता था हमको। कितने लोग तो उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान की तरफ पलायन करके, पति वहां है, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, आज उन सबको पाकिस्तान भेजा गया ना, आज चिन्हित किया गया ना। आपने सोचा था कभी कि कोई 40 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है? हम तो अब आए हैं, हम तो सिस्टम अब आए हैं और हमने इतना बड़ा एक्शन लिया। आज तक आपने इससे पहले कभी देखा है इतने लोगों को वापस करते हुए? तो यहाँ पे भी जरूरी है, हमें अपने देश के गद्दारों को भी मारना है और पाकिस्तान को ही पाकिस्तान का राइजिंग बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। संजीव झा जी भाजपा के मंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने प्रखर विचारों से सारी बातें कही है। धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।